रात के 2 बज रहे थे। अरविंद जी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी सुनकर उनकी पत्नी अलका भी जाग गई। अरे, इतनी रात किसका फोन आया होगा, देखो जी। फिर अरविंद जी ने उठकर उन्होंने तुरंत ही फोन देखा और फोन किसी अनजाने नंबर से आया हुआ था। उन्होंने फोन उठाया। उधर दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज में किसी ने कहा, आप सुमन जी के रिश्तेदार हैं? तो अरविंद ने कहा, हाँ जी, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। क्या बात है, आप कौन है? दूसरी ओर से वह व्यक्ति बोला, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, गोलगंज थाने से। आपकी बहन और जीजा का दुर्घटना हो गया। उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई है। एक छोटी सी बच्ची जो अपना नाम कापिया बता रही है, वह हमारे पास है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनते ही अरविंद जी के हाथ से फोन छूट गया। उन्होंने अलका को सारी बात बताई। फिर वे दोनों जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचे। वार्ड के बाहर एक बेंच पर लेडी कांस्टेबल के साथ कापिया बैठी रो रही थी। अलका ने उसे संभाला। अरविंद जी अंदर गए। वहां इंस्पेक्टर और डॉक्टर दोनों खड़े थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन और जीजा अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर अरविंद जी रोने लगे। वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। फिर डॉक्टर ने कहा, देखिए, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उस बच्ची को भी आपको ही संभालना है। फिर कुछ देर में अपने आप को संभालकर अरविंद जी ने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया और आगे का कार्यक्रम कंप्लीट कराया। सुमन के ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए अरविंद जी ने ही दोनों का फुनल किया। अब काव्या की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर आ गई थी। काव्या को वे अपने साथ अपने घर ले आए। काव्या दिन भर गुमसुम बैठी रहती थी। अलका उसे संभालती थी, लेकिन वे उस हादसे को नहीं भूल पा रही थी। एक दिन अलका ने कहा, सुनो जी, क्या हम जीवन भर काव्या का बोझ उठाते रहेंगे? इसे किसी अनाथालय में भेज देते हैं ना। फिर अरविंद जी को गुस्सा आया और बोले, ये क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी सगी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है। वो मेरे साथ ही रहेगी। अपना खर्च तो ठीक से चल नहीं रहा है, इसे कहाँ से खिलाएंगे? ये समझ लो, अब हमारे 3 बच्चे हैं, समझी? आपको यह भी समझना होगा कि इसकी पढ़ाई और शादी भी करनी पड़ेगी। कहाँ से होगा ये सब? सब हो जाएगा, ऊपर वाला सब इंतजाम करेगा। तुम बेकार की बातें मत करो। अगर ये तुम्हारी बहन की बेटी होती तो क्या इसे अनाथ आश्रम भेज देती? फिर अलका चुप रह गई, लेकिन अब वो काव्या से मन ही मन नफरत करती थी। सुबह अरविंद जी के ऑफिस जाने के बाद काव्या से पूरे घर का काम करवाती थी। काव्या को उसके माता पिता ने बहुत लाड प्यार से पाला था, लेकिन मामी रोज उसे मारती थी। वो पैसों की तंगी का सारा गुस्सा काव्या पर ही निकाल देती थी। काव्या हर दिन सोचती कि काश वो भी अपने माता पिता के साथ मर जाती। यह जिंदगी तो नरक से भी ज्यादा दुखदाई है। एक दिन अरविंद जी दोपहर को आए। दरवाजा खुला था तो वे सीधे अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि एक रोटी जल जाने पर अलका काव्या को बहुत तेज डांट रही थी। यह देखकर उनकी आंखों में से आंसू आ गए। वे किचन में गए। अलका उन्हें देखकर डर गई। उसने कहा, खाना मैं बना रही थी, जरा फोन आ गया तो इसे एक रोटी सेकने को कहा। इसने उसे भी जला दिया। काव्या के सब्र का बांध टूट चुका था। वो बोली, मामा जी, मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आइए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मामी मुझसे सारा काम करवाती हैं और हर दिन कम से कम 2 बार मुझे मारती हैं। इससे तो अच्छा होता मैं भी ना होती। फिर अलका अंदर से डंडा लेकर आई। आप झूठ बोलकर हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहती है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ अभी। फिर अरविंद जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बहुत दुखी थे। खबरदार, इससे अगर हाथ भी लगाया, बेटी मुझे माफ कर दे। आज मेरी बहन भी मुझे कोस रही होगी। तू चल मेरे साथ, अपने कपड़े एक बैग में लगा ले।
हाँ हाँ ठीक है, इसे आप अनाथ आश्रम में छोड़ाओ, मैं भी चैन से रहूंगी। अब तुम चैन से रहो, हम भी जा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों घर से निकल गए। काव्या रो रही थी। अरविंद जी सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। काव्या बोली, मामा जी, क्या अनाथ आश्रम दूसरे शहर में है? नहीं बेटी, अब हम किसी अनाथ आश्रम में नहीं जा रहे हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा मकान है, हम वहीं रहेंगे। मैं तेरे साथ रहूंगा। उसके बारे में तेरी मामी को भी कुछ नहीं पता। मैंने भी तेरे साथ वो घर छोड़ दिया है। जहाँ इंसानों की कद्र नहीं, वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। अब मैं बस, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरा पालन पोषण करना है। फिर यह सुनकर काव्या बोली, लेकिन मामा, मामी का क्या होगा? बेटी, उसे एहसास होने दे कि जब कोई अकेला रह जाता है तो उस पर क्या बीतती है। वैसे उसके मायके वाले उसे संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ। मामा, मेरे कारण आपको भी परेशानी उठानी पड़ रही है, मुझे कहीं छोड़ आइए। कल जब मैं ऊपर जाऊंगा तो अपनी बहन और तेरी माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा, ये सोचा है तूने? बस अब कुछ मत बोल, मैं तेरा पालन पोषण कर देती। मैं तेरा पालन पोषण कर तेरी शादी करूंगा, यही मेरे जीवन का मकसद बन गया है। फिर ट्रेन से उतरकर दोनों गांव के लिए एक तांगे में सवार हो जाते हैं। गांव में एक छोटा सा मकान था, वहीं चले जाते हैं। फिर गांव पहुंचने पर अरविंद और काव्या को बहुत भूख लगी थी, तो वे एक होटल पर पहुंच गए। फिर होटल पर खाना खा करके अरविंद ने होटल के मालिक रविंद्र को पैसे दिए। तो होटल के मालिक रविंद्र ने कहा, अरे भाई, क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? अपने बचपन के दोस्त को भूल गए हो क्या? यह कहकर वे अरविंद जी के गले लग गए और बोले, और बता, इतने साल बाद गांव कैसे आया? सब ठीक है ना? फिर अरविंद जी ने सारी बात अपने मित्र रविंद्र को बताया। एक काम कर, यहीं बस अड्डे के पास मेरी ज़मीन है, वहाँ तू ऐसा ही होटल खोल ले। वहाँ तेरी बहुत अच्छी कमाई होगी। हम दोनों पार्टनरशिप में होटल चलाएंगे। मुझे कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा था, अब तू आ गया है, दोनों मिलकर ही होटल चलाएंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों ने एक होटल खोल लिया। फिर अरविंद ने काव्या का भी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत गया। काव्या बड़ी हो गई। फिर एक दिन रविंद्र ने अरविंद से कहा, भाई, अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात तुमसे कहूँ। मैं अपने बेटे के लिए काव्या का हाथ मांगता हूँ। मेरा बेटा शहर में डॉक्टर बन गया है। मैं चाहता हूँ कि हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। फिर अरविंद जी बहुत खुश हुए। फिर अरविंद जी ने हाँ कर दी। फिर अरविंद जी ने काव्या से भी उसकी शादी के बारे में बात की। फिर एक दिन अरविंद होटल पर बैठे थे, तभी पीछे से किसी ने आवाज़ दी, कैसे हैं आप? उन्होंने पलटकर देखा तो सामने अलका खड़ी थी। अलका बहुत कमज़ोर लग रही थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। एक पुरानी सी धोती पहने वह एक सूटकेस लिए उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थी। अरे अलका, तुम यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? तुमने सभी रिश्तेदारों को शादी का कार्ड भेजा, उसमें से ही किसी ने मुझे तुम्हारा पता बता दिया। मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा तुमने मुझे दे दी। बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चले आए। अलका, उस समय मुझे अपनी बहन के लिए ये कुर्बानी देनी पड़ी। तुम कभी काव्या को कभी अपना नहीं मानती थी। मुझे मरकर अपनी बहन को मुंह दिखाना था। मैं क्या करता? इसलिए चुपचाप वहाँ से निकल आने में ही भलाई समझी। हाँ, मुझे भी अपने किए की सज़ा मिल गई है। तुम्हें ढूंढने के बाद जब तुम्हारा कोई पता नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली गई। वहाँ मेरे भैया भाभी ने मेरे साथ वही व्यवहार किया जो मैंने काव्या के साथ किया था। मैं वहाँ से निकलकर एक अनाथ आश्रम में चली गई। वहाँ बच्चों की सेवा करने लगी। मुझे वहाँ 2 वक्त का खाना मिल रहा था। वहाँ मैं हर बच्चे में काव्या को देखती थी।
कभी कभी किसी रिश्तेदार से मिलने जाती, तुम्हारे बारे में पता करती, लेकिन कुछ नहीं पता लगा। अब जब तुमने अपने दूर के भाई को शादी का कार्ड भेजा तो उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे तुम्हारा पता दिया। क्या अब भी तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे? मेरे पास अब उस अनाथ आश्रम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम पर अपना हक खो चुकी हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बस एक काम कर दो, एक बार काव्या बेटी को आशीर्वाद देकर मैं शाम की बस से वापस चली जाऊंगी। इतना हक मुझे दे दो। फिर यह देखकर अरविंद जी की आंखों में से भी आंसू निकल आए थे। वो बोले, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। मैं बस अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए मजबूर था। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। हम दोनों मिलकर काव्या का कन्यादान करेंगे। चलो घर चलो। फिर अरविंद जी अलका को लेकर घर पहुँचे। काव्या के सामने जब अलका पहुँची तो उसने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। काव्या की आंखों में से आंसू बहने लगे थे। उसने अपनी मामी से कहा, मामी, मैंने हमेशा अपनी मम्मी की जगह आपको माना है। पुरानी बातें भूल जाइए। मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गई। मेरे जाने के बाद मामा अकेले रह जाते, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। फिर अगले दिन से दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए। तय समय पर काव्या की शादी हो गई। फिर दोनों ने कन्यादान किया। काव्या ने विदा होने से पहले मामा के गले लगकर कहा, मामा जी, शायद मेरे पापा भी मेरे लिए इतना नहीं करते जितना आपने किया। आपने अपना पूरा जीवन मेरे लिए कुर्बान कर दिया। इसकी मैं बहुत आभारी रहूंगी हमेशा के लिए। अरे बेटा, तुझे नहीं पता ये सब मैंने अपने लिए किया है। अब मैं अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं हो पाऊंगा। फिर वे दोनों